सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2.4 की बात करेंगे। तो एक बार आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, क्वेश्चन नंबर 2.4। अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10⁻⁻7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field? A part inside the sphere, B part just outside the sphere, C part at a point 18 centimeter from the center of the sphere. तो क्वेश्चन थोड़ा सा जाना पहचाना इसलिए लग रहा होगा आपको क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले चैप्टर में आपने इसको गॉस लॉ में ऐसे डेरिवेशन भी किया हुआ है। तो ये उसी तरीके से क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.4, ठीक है। तो आपको स्फेयर का रेडियस दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, जिसमें चार्ज आपको गिवन है कितना, Q। कंडक्टिंग स्फेयर है जिसमें चार्ज कितना आपको 1.6 into 10⁻⁻7 कूलम, बस और कुछ भी नहीं दिया हुआ। ए पार्ट इनसाइड, बी पार्ट जस्ट आउटसाइड, सी पार्ट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, ये सारी चीजें आपको गिवन है। तो एक बार हम डायग्राम बना के समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। आपके पास एक स्फीयर जिसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टर की प्रॉपर्टी इस तरीके से है, अगर उसमें कभी भी एक्सेस ऑफ चार्ज हो वो हमेशा उसकी सरफेस में ही रहता है, उसकी वॉल्यूम में वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। आइदर ये सॉलिड कंडक्टर होता है या हॉलो कंडक्टर होता है, रिस्पेक्टिव कुछ भी हो, ठीक है। इसका मतलब जो भी इसमें एक्सेस ऑफ चार्ज दिया है वो इसके आउटर सरफेस पे ही, सरफेस एरिया पे ही रहने वाला है। इसके इनसाइड पे आपके पास टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। तो पहला पार्ट कहता है इनसाइड द स्फीयर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। चलो ए पार्ट E1 करके कर लेता हूं इसको। क्या फॉर्मूला क्या आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू जितना भी चार्ज है अपॉन R का स्क्वायर। R1 ले लेता हूं इनसाइड के लिए। अब मेरे को R1 की वैल्यू का कोई आइडिया नहीं है, बट इतना कंफर्म है कि 12 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, ठीक है। एक चीज हमें यहां पे एक कंक्लूजन पता है कि Q इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर या हॉलो स्फीयर कितना है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर कितना है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी, E1 इक्वल टू 0। ये पहले पार्ट का आंसर सिंपल था। आपके पास बस ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज वॉल्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। बी पार्ट जस्ट आउटसाइड द सरफेस, मतलब कि ऑन द सरफेस की ही बात कर रहा है। E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R2 का स्क्वायर। यहां पे आपके पास जो R2 है वो 12 सेंटीमीटर का ही है, और 12 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 0.12 मीटर, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। E2 इज इक्वल टू 1/4πε की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। Q की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻7, 1.6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय 12 का स्क्वायर, 0.12 का स्क्वायर, मतलब 12 इंटू 12 इंटू 0.12 था, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻⁴। जो पार्ट नीचे आना था उसको ऊपर की तरफ लिख लिया। अगर इस वाले पॉइंट को भी मैं नलिफाई कर लूं तो इंटू 10 भी यहां पे आ जाएगा। तो ये आपके पास कुछ कैलकुलेशन बचेगी, चलो करके देखते हैं। E2 जो जो यहां पे सॉल्व होता है उसको काट लेते हैं पहले। 4 4 द 16, 4 3 द 12, 4 1 द 4 3 द 12, 3 और 3 9, ये भी यहां से कट गया। क्या रिजल्ट बचा आपके पास देख लो, 10⁻⁹ इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻7। तो ये कितना बच गया आपके पास, E2 इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर कूलम।
ये आपके पास E2 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास बी पार्ट रहा। सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट के लिए वो कहता है एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो वो इस पॉइंट पे कहीं निकालने को बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 18 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे हमारे पास भी। गॉस लॉ की एप्लीकेशन अच्छे से यूज हो रही है यहाँ पे। E3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R3 का स्क्वायर। और हमारे पास यहाँ पे R3 कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिख लूंगा 0.18 मीटर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो E3 वैल्यू पुट कर लो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q की क्या वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻7, 16 इंटू 10⁻⁻8। इस पॉइंट को भी मैं ऊपर ही लिख रहा हूं, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहेगी हमारे लिए करना। डिवाइड बाय 18 का स्क्वायर, 18 इंटू 18 इंटू 10⁻⁴, जो पॉइंट वाला यहाँ पे था वो ऊपर आ गया। ठीक है, तो क्या क्या चीजें कट रही है आप देख लेते हैं यहाँ पे। ये 9 1 दा, ये 9 2 दा, ये 2 1 दा, ये 2 8 दा, और ये 4 दा, और ये कितने का आ गया 9 का। तो ये आपके पास कुछ रिजल्ट बनता है इस तरीके का। तो लिख लेते हैं इसको E3 इज इक्वल टू 4/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू इन दोनों का कैंसिल कर लो 10⁻⁻⁴, ये रिजल्ट बनता है। तो E3 इज इक्वल टू 4/9 इंटू 10⁻⁵। तो 4 डिवाइड बाय 9 को सॉल्व करके देख लेते क्या बन जाता है। तो E3 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 9 0.44 इंटू 10⁻⁵, ये बन जाता है। तो अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें तो E3 इज इक्वल टू 4.4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अगर हमें याद हो कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका एक और यूनिट होता है, अगर पोटेंशियल के साथ रिलेट करें, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो इसका एक और यूनिट बन जाता है वोल्ट पर मीटर। तो ध्यान रखना, कभी कभी आपको यूनिट के टर्म में भी गुमराह किया जा सकता है। ध्यान रखना ये दोनों यूनिट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के है, एक यूनिट फोर्स की टर्म में है और दूसरा यूनिट पोटेंशियल की टर्म में है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.4 था, जिसमें एक कंडक्टिंग स्फीयर दिया था। ध्यान रखिएगा, कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है उसमें चार्ज हमेशा सरफेस में ही रहता है, इरिस्पेक्टिव कि वो हॉलो स्फीयर हो या फिर सॉलिड स्फीयर हो। फिर उसमें 3 कंडीशंस दी थी कि इनसाइड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है, कॉमन सेंस है, अंदर चार्ज नहीं है, गॉस लॉ सिखाता है हमें ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर नहीं होगी। सरफेस में कितनी रहती है वो वाला पार्ट हमने यहाँ पे किया है। सरफेस के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आउटसाइड 18 सेंटीमीटर कितनी रहती है, सेम आपके पास वही एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर उस तरीके का है। तो इसको सॉल्व करके हमने ये कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2.5 की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।